नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बीएड में एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग की जो गाइडलाइंस हैं वो जारी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएड की काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए होते हैं, क्या उसमें फीस वगैरह लगती है, इन सब टॉपिकों को कवर करेंगे। दोस्तों, पूरी गाइडलाइन 15-16 पेज की है, लेकिन हम आपको केवल मुख्य मुख्य चीज़ें ही बताएंगे जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं काउंसलिंग से पहले। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबी बन जाए, लेकिन आपसे अनुरोध है दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो जरूरी जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। तो फटाफट से दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि द्विवर्षीय बीएड में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित हो चुकी है और उसका प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है। अब देरी है केवल काउंसलिंग और एडमिशन्स की। काउंसलिंग शेड्यूल आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि काफ़ी विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुए। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि उस गाइडलाइन में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें जेई बीएड 2021-23 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हैं। यानी कि दोस्तों, जो आपका स्कोर कार्ड आया है, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है तो उसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ होगा कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अगर वहां पर ये लिखा हुआ है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। और सुनने में आ रहा है कि 17 सितंबर से काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी, किंतु उससे पहले पहले अंतिम वर्ष वाले छात्र छात्राओं के रिजल्ट आ जाएंगे, ताकि वो काउंसलिंग में भी प्रतिभाग कर सके। दोस्तों, काउंसलिंग की गाइडलाइन जो है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि उस गाइडलाइन में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें जेई बीएड 2021-23 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हैं। यानी कि दोस्तों, जो आपका स्कोर कार्ड आया है, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है तो उसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ होगा कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अगर वहां पर ये लिखा हुआ है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। बीएड 2021 काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। अभी जो काउंसलिंग का कार्यक्रम है वो नहीं आया है, केवल गाइडलाइन आई है। काउंसलिंग का कार्यक्रम जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी सारी सूचना आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, काउंसलिंग राउंड्स, यानी कि काउंसलिंग किन किन राउंडों में होगी। पहला राउंड है दोस्तों प्रथम काउंसलिंग चक्र। दूसरा है दोस्तों पूल काउंसलिंग। तीसरा दोस्तों डायरेक्ट एडमिशंस। उसके बाद आता है दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन ऑन माइनॉरिटी सीट्स। तो इस पर विस्तार से चर्चा आगे करेंगे हम लोग। बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पर। आगे दोस्तों लिखा है कि रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी जो आपको कागज चाहिएंगे काउंसलिंग के लिए। तो शुल्क वापसी के लिए एक बैंक खाते का विवरण। शुल्क वापसी कुछ होती है, वो क्या होती है वो आगे आपको पता चलेगी कौन सी शुल्क वापसी होती है। लेकिन उसको वापस करने के लिए आपको वहाँ बैंक खाते का विवरण वहाँ पर डालना होगा। खाता आपके नाम से यानी कि अभ्यर्थी के नाम से, उसके माता या पिता किसी के नाम पे भी होना चाहिए। इन तीनों लोगों के अलावा किसी और के नाम का नहीं चलेगा। अगला पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने लिखा है, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम कॉलेज फीस और पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इसी खाते में की जाएगी। यानी कि दोस्तों, काउंसलिंग के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें जो आपके 5,750 रुपये जाएंगे, उसमें से 5,000 रुपये अगर आपको कॉलेज आवंटित नहीं होता है कोई सा भी तो आपको वो रिफंड हो जाएंगे। इसमें भी थोड़ी सी कंडीशंस हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे विस्तार से। इसमें इन्होंने आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जनधन खाते का विवरण ना भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खातों में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। यानी कि दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि अगर आपका जनधन खाता है तो उसका विवरण ना भरें, नॉर्मल खाते का ही विवरण भरें। नहीं तो जो शुल्क वापसी है, जो रिफंड आपको मिलता है वापसी में, उसमें दिक्कत आती। अब जो दोस्तों विवरण आपको काउंसलिंग के टाइम पे भरना होगा वो क्या क्या चीज़ चाहिएंगी। एक तो आपका खाता नंबर चाहिएगा, आईएफएससी कोड बैंक का, बैंक का नाम, बैंक कौन सी ब्रांच है, पासबुक की फोटो प्रथम पेज की जिस पर अकाउंट नंबर लिखा होता है, या जो कैंसिल्ड चेक है उसकी फोटो वो वहाँ पर अपलोड होगी। साथ ही दोस्तों आपका स्कोर कार्ड भी इसमें
स्कैन होकर लगेगा। स्कोर कार्ड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों लिखते हैं कि केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी। मूल अंक तालिका से मतलब है ओरिजिनल मार्कशीट। लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक पॉइंट और है, अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो कोई भी प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित ना हो। समझिएगा दोस्तों, रिजल्ट आपका आ जाएगा काउंसलिंग से पहले, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आ पाती है, उन्हें आने में टाइम लगता है। तो जो आपकी इंटरनेट वाली मार्कशीट है उसको अपने कॉलेज से स्टैंप करवा लीजिए और प्रिंसिपल के साइन उस पर करवा लीजिएगा, वही वहां पर अपलोड होगी काउंसलिंग के टाइम पर। अगर आपने बिना वेरीफाई की हुई मार्कशीट वहां पर अपलोड कर दी तो वो चांसेस हैं कैंसिल होने के। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और मुख्य टॉपिक पर। तो इन्होंने लिखा है पहली काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, तो उसमें कई सारे चरण हैं। उसमें हम आपको बता देते हैं कि जो सबसे पहला चरण है वो है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों इसमें इन्होंने लिखा है कि स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो स्टेट रैंक होगी उसके हिसाब से कई चरण आएंगे, 2 या 3 करीब राउंड होते हैं। जैसे मान लिया स्टेट रैंक 1 से लेके 50,000 तक पहले राउंड में आ गए, स्टेट रैंक 50,000 1 से 1 लाख तक दूसरे राउंड में आ गए, स्टेट रैंक 1 लाख 1 से लेके 1.5 लाख तक या 2 लाख तक वो तीसरे राउंड में आ गए। इसी तरीके से राउंड जो है काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तब पता चलेंगे किस किस स्टेट में कौन कौन से राउंड होने हैं। जिस राउंड में स्टेट जो आपकी स्टेट रैंक है वो जिस राउंड में आ रही होगी उसी राउंड में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण सीमा में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि जितनी आपकी स्टेट रैंक है उस हिसाब से जो चरण चल रहा होगा। मान लिया आपकी स्टेट रैंक है 27,000 और पहला जो राउंड आता है वो आता है स्टेट रैंक 1 से लेके 50,000 तक के अभ्यर्थियों के लिए, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अगर आपकी 50,000 से ऊपर है या जो भी काउंसलिंग शेड्यूल में वो आएगा लिख करके उसके अनुसार चरण दिए हुए होंगे, उसी के अनुसार उन्हीं तिथियों में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों आगे लिखते हैं कि अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ होगा आपकी मेल पर। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप भूल गए हैं, तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है वहां पर, उससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके होगा। बढ़ते दोस्तों अगले एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, काउंसलिंग शुल्क, अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान। दोस्तों पहला इसमें पॉइंट है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ₹5,750, काउंसलिंग शुल्क 750 और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में ₹5,000 का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। समझिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो काउंसलिंग का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें शुरुआत में आपके ₹5,750 जाएंगे, जिसमें 750 काउंसलिंग फीस है और ₹5,000 कॉलेज की फीस होती है एडवांस। ये फीस आपको ऑनलाइन पे करनी होती है, नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। टोटल काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ₹5,750 पे करने होंगे। बाकी की जो फीस है जब आपकी सीट कंफर्म हो जाती है किसी कॉलेज में और आप उसमें एडमिशन के लिए जाओगे तो ऑनलाइन इसी तरीके से पे होगी वो भी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है, यानी कि आपने काउंसलिंग में कोई सीट डाली और आपको सीट ही नहीं मिली वहां पर, तो कॉलेज की जो अग्रिम फीस ₹5,000 है, यानी कि जो आपने ₹5,750 जमा किए थे काउंसलिंग के टाइम पे, उसमें से ₹750 कट जाएंगे और ₹5,000 आपके आपके ने जो खाते का विवरण भरा होगा शुरू में काउंसलिंग के टाइम पे, वो आपको उसमें वापस आ जाएंगे। केवल उस स्थिति में अगर आपको कोई सीट आवंटित नहीं होती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन इसकी पुष्टि वह नहीं करता है तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज की अग्रिम फीस ₹5,000 वापस नहीं की जाएगी। दोस्तों महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सीट आवंटित हो गई है, सीट आपको अलॉट हो गई है,
लेकिन अगर आप उस कॉलेज में आके एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो आपके 5,750 थे उसमें से 5,000 आपको रिफंड नहीं होंगे। रिफंड केवल उस दशा में 5,000 रुपये होंगे अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो। दोस्तों, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, यानी कि जिसमें आप अपने मनपसंद कॉलेज भर सकेंगे। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे, यानी कि अगर आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप इस विकल्प को भर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा। जो नीचे दी गई बातें हैं उनको वेरीफाई करना होगा। संस्कृत बीएड विद्यालय में प्रवेश के लिए यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक में से तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ करना होगा। यानी कि जो संस्कृत वाले कॉलेजेस हैं और आपके पास यूजी में तीनों वर्षों में संस्कृत रही है तो वहां पर आपको टिक करना होगा, ये ऑप्शन एक वहां पर आता है। अगर नहीं है तो वहां पर नो करना होगा, सिंपल सी बात है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग या जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प भी वहां पर दिया हुआ होगा, यानी कि आपका मेल का फीमेल या फीमेल का मेल हो गया है तो आप वहां पर उसको सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी को अपनी पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे। अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकता है, यानी कि आप कितने भी कॉलेजेस वहां पर ऐड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप सीट अलॉटमेंट चाहते ही चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अपनी चॉइस के भर लें। आगे के दोस्तों पॉइंट कुछ ऐसे खास नहीं है दोस्तों। तीसरा चरण है इसमें कॉलेज आवंटन, यानी कि जो आपको कॉलेज अलॉट होगा तब। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज आवंटन नियम अनुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक यानी स्टेट रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो आप कॉलेजेस चूज करेंगे चॉइस फिलिंग के दौरान में, जिस प्रेफरेंस में आप कॉलेजों को वहां पर सिलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको कॉलेज मिल सकता है स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर ही उपलब्ध रहेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपको अगर सीट अलॉट होती है तो उसका जो परिणाम है वो केवल स्टूडेंट के लॉगिन पर ही रहेगा, किसी और को वो पता नहीं चलेगा। सहायता प्राप्त सरकारी और स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का पालन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वहां से निकलेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद दोस्तों यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है, यानी कि जो आपने 5,750 दिए थे उससे ज्यादा अगर कॉलेज की फीस है, यानी दोस्तों सिंपल आपको बता दूं कि जो सरकारी कॉलेज रहते हैं उनमें फीस कम होती है और जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हैं या एडिट कॉलेज होते हैं उनमें फीस ज़्यादा होती है। तो जो आपने 5,750 रुपये जमा किए थे उसमें से 750 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क हो गया काउंसलिंग का और 5,000 रुपये एडवांस फीस हो गई कॉलेज की। उसके बाद जो बचते हैं पैसे वो आपको अब पे करने होंगे एडमिशन के टाइम पर, वो भी कॉलेज आवंटन के 3 दिन के अंदर अंदर। अगर किसी कॉलेज का एडमिशन का शुल्क जो 5,000 रुपये एडवांस गए हैं आपके उससे कम है, जो आपकी अतिरिक्त एडवांस राशि है वो आपको वापस मिल जाएगी। दोस्तों सक्सेसफुली आप फीस सबमिट कर देते हो ऑनलाइन कॉलेज की, उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है और उसको लेकर अपने कॉलेज में संपर्क करना है जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आया है। वहाँ पर आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मार्कशीट अगर इंटेंट वाली है तो वही चलेगी जो आपने कॉलेज से वेरीफाई कराई हुई है। अगर दोस्तों आपका एक भी डॉक्यूमेंट नियमों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, आपका जो है प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से अपने सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी और एक एक फोटोकॉपी जरूर लेके जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स जो जो जरूरी हैं रिपोर्टिंग के लिए वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। पहला है अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल यानी कि ओरिजिनल कॉपी और एक स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट कॉपी ले जानी होगी। सबसे पहले क्या है, लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र का डाउनलोड यानी कि कंफर्मेशन लेटर बोलते हैं इसको, वो निकलेगा, वो आपको ले जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा वहां से, वो आपको ले जाना है। एडमिट कार्ड,
ले जाना है, स्कोर कार्ड ले जाना है। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही आपके जो आपने लॉगिन किया है उस पर अवेलेबल रहेंगी। वो सब चीज़ें आपको डाउनलोड करके रखनी है और उनको प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी। इसके अलावा सारी ही मार्कशीटें और जो भी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो सब चीज़ें। कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी SC ST कार्ड से आप अगर बिलोंग करते हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, या आप कोई वेटेज क्लेम करते हो तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होगा। वो सब चीज़ें आपको ले जानी होंगी। ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी ओरिजिनल आपको वहाँ लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए। और जो भी आपने ऑनलाइन शुल्क जमा किया था 5,750 हो चाहे या बाकी की फीस हो, उन सभी की कॉपी निकलेगी, डाउनलोड करके वो आपको रखनी है और वो भी वहाँ पर लेकर जानी है। दोस्तों, काउंसलिंग के इन चरणों के उपरांत जो है अगर सीटें बच जाती हैं कॉलेजों में तो उसमें पूल काउंसलिंग शुरू होती है। पूल काउंसलिंग की भी जो प्रक्रिया है वो वही है। पूल काउंसलिंग उन बच्चों के लिए होती है जिनका कहीं भी नंबर नहीं आया हुआ होता है, या किसी का अगर नंबर आ भी गया है कहीं तो उसने एडमिशन नहीं लिया है, उसको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है, तो वो पूल काउंसलिंग में भाग ले सकता है। लेकिन सीट आवंटन तभी होगा अगर कॉलेज में सीट बची हुई है तो। प्रक्रिया दोस्तों पूल काउंसलिंग की भी वही रहेगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन में वही आपके 5,750 रुपये जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज की जो बाकी की फीस है वो आपको सबमिट करनी होगी ऑनलाइन ही। और जो ऊपर में प्रक्रिया बताई है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेकर जाने हैं एडमिशन के टाइम। अब बात आती है दोस्तों सीधे प्रवेश यानी कि डायरेक्ट एडमिशन्स की। तो दोस्तों जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं अगर कॉलेज में सीट बाकी है तो वो कॉलेज स्तर पर किए जाते हैं। इसके जो दिशा निर्देश हैं वो भी जल्दी ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिए जाएंगे कि कॉलेज किस तरीके से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अभी इन्होंने पूरी तरीके से ये नहीं बताया है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है डायरेक्ट एडमिशन में के लिए बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये लिखा है कि केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। यानी कि दोस्तों अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उसमें आपकी कोई भी रैंक आई है, नीचे लिखा हुआ है कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तभी आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे दोस्तों लिखते हैं कि अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हों। यानी कि दोस्तों अगर कॉलेज में सीट खाली है तभी आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, तभी आपको वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। अगर सीट खाली नहीं है तो उस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जा सकता। डायरेक्ट एडमिशन के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं? पहला है जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, यानी कि पहली काउंसलिंग में आपने कहीं भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। दूसरा पॉइंट है जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया है, यानी कि आपने पूल काउंसलिंग में भी कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है। तीसरा पॉइंट है जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया था। काउंसलिंग पर मेन वाली काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी या उसके बाद जो पूल काउंसलिंग होती है वो प्रक्रिया चलेगी। इसमें से किसी में भी आपने भाग नहीं लिया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन वाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के लिए दोस्तों कॉलेज जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और उस नियमों के अनुसार ही अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश देगा। अभ्यर्थी का सत्यापन जेईई बीएड परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज कराना होगा। यानी कि जो आपका वेरिफिकेशन होगा, जो आपने नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा और तब आपका सीधा प्रवेश मान्य होगा। सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क ₹750 का भुगतान करना होगा। शुल्क जो है कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो काउंसलिंग की फीस है ₹750 वो डायरेक्ट एडमिशन्स में कैश में जमा होगी या जो भी कॉलेज ने व्यवस्था की हुई होगी उस स्तर पर होगी। दोस्तों आगे का पॉइंट है कि फीस आपको किस किस तरीके से कब कब जमा होगी।
तो दोस्तों जो पहली काउंसलिंग चलेगी उसमें आपके टोटल 5,750 रुपये जमा होंगे, जिसमें 750 रुपये काउंसलिंग का शुल्क होता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, वापस नहीं मिलता है। 5,000 रुपये ये रिफंडेबल होता है केवल उस दशा में अगर आपको कोई सीट आवंटित नहीं हुई है तो। अगर आपको कॉलेज की सीट आवंटित हो गई है तो ये आपको रिफंडेबल नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपकी सीट कंफर्म होती है तो आपको सीट कंफर्मेशन जो बाकी की फीस है वो भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। बात करते हैं पूल काउंसलिंग की, तो पूल काउंसलिंग में दोस्तों 750 रुपये आपको काउंसलिंग शुल्क होता है, नॉन रिफंडेबल रहता है जो कि। उसके अलावा 51,250 रुपये आपको फीस जमा करनी होती है, यानी कि टोटल आपको 52,000 रुपये पूल काउंसलिंग में एक साथ ही जमा करने होते हैं। यदि आपको पूल काउंसलिंग में भी सीट नहीं मिलती है तो जो आपके 51,250 हैं जो आप अपना बैंक का विवरण वहाँ पर डालोगे काउंसलिंग के टाइम पर, वो आपको उसमें वापस कर दिए जाएंगे। बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन में फीस का क्या चक्र रहता है। तो 750 रुपये काउंसलिंग फीस रहती है, वो कॉलेज स्तर पर ही जमा होगी। उसके अलावा जो भी कॉलेज की फीस रहती है वो आपको कैश या जिस प्रकार से कॉलेज लेता है उसी तरीके से जमा की जाएगी। बिल्कुल सेम ही प्रोसेस दोस्तों माइनॉरिटी कॉलेजेस की भी रहेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।